हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट अचीवर यूट्यूब चैनल सीरीज। मैं पराग सिंगल आज फिर आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, फॉर योर जेई एग्जामिनेशन, फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। जैसा कि मैं पहले से ही लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे स्मार्ट अचीवर्स में हम लोग आपके लिए लगातार लेक्चर्स बना रहे हैं। उसी सीरीज के अंदर आज फिर एक टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलता है और इस टॉपिक का नाम, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिखाई पड़ रहा होगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। यदि मैं 11th क्लास का एग्जाम की बात करूं, यदि मैं जेई के एग्जाम की बात करूं, या मैं नीट के एग्जाम की बात करूं, यदि आप किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, तो इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस लेक्चर को देखते रहिए, बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करते रहिए, जैसा कि हम पहले से आप लोगों के लिए इस तरह की सीरीज और लेक्चर्स लेके आ रहे हैं। सो वेलकम स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब भी हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को स्टडी करते हैं तो यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ नेचर के हिसाब से गैस को स्टडी करते हैं। गैस को स्टडी करने के दो तरीके होते हैं, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। यहाँ पे जब हम स्टडी की बात करते हैं तो हम गैस को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करने जा रहे हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करने से हमारा क्या मतलब है? हम गैस के बिहेवियर को उसके मॉलिक्यूल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर हम गैस के बिहेवियर को उसके मॉलिक्यूल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो उसके लिए अपने एनालिसिस को आसान बनाने के लिए, मैथमेटिकल बनाने के लिए, हम हमेशा कुछ अजम्पशंस या कुछ आप कह सकते हैं रूल्स और कुछ अपने डिफाइंड कंडीशंस जिनके बारे में हम बात करते हैं और उसी कंडीशन के लिए हम इस चीज को स्टडी करते हैं और उन्हीं को हम बोलते हैं अजम्पशंस। तो यहाँ पे भी हमने अजम्पशंस ली है, तो हम देखते हैं वन बाय वन अजम्पशंस, क्या क्या अजम्पशन हमने ली है। तो पहली अजम्पशन आपके सामने आपको दिखाई पड़ रही होगी, गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स। तो ऐसा कि आप लोग सब जानते ही हो कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, किसी भी गैस की बात करें, एक छोटा सा गैस, अमाउंट ऑफ गैस भी, उसके अंदर भी बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। और यदि हम बात करें, जैसा कि आप लोग जानते हो, एक मोल, यदि हम एक मोल ऑफ गैस की बात करें, एक मोल ऑफ गैस के अंदर 6 × 10⁻23 रेंज के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यहां से आप समझ सकते हो कि गैस के छोटे से छोटे वॉल्यूम के अंदर भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर वेरी 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 लार्ज। तो हमारे पास एक बहुत ही ज्यादा बड़े स्केल पे मॉलिक्यूल्स हैं और उससे हम गैस के बिहेवियर को स्टडी करेंगे। तो ये हमारी पहली अजम्पशन हो गई। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसको बनाने की कोशिश भी की है। ये गैस के मॉलिक्यूल्स आप देख सकते हो, ये कॉन्स्टेंटली मोशन में रहते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल रेस्ट में नहीं है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं और इसी से ही गैस का बिहेवियर हम एक्सप्लेन करेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट अजम्पशंस की। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी लेफ्ट साइड, अप डाउन। तो ये मॉलिक्यूल्स गैस की वॉल, कंटेनर की वॉल से भी टकराते हैं और आपस में भी टकराते हैं। तो जब भी कोई कोलिजन होता है तो हम ये मान के चलते हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अजम्पशन है इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अंदर, कि जो भी कोलिजन होगा वो एक इलास्टिक कोलिजन होगा। तो यहाँ पे जितने भी कोलिजन हैं, चाहे गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में हो, चाहे वॉल्स के साथ हो, उसको हम हमेशा इलास्टिक लेके चलेंगे। और इलास्टिक कोलिजन्स, जैसा कि आप लोग जानते ही हो, आप लोग पढ़ते हैं सब लोग फिजिक्स में, कि इलास्टिक कोलिजन्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होता। यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन रहती है वही काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन भी रहती है। तो यहाँ पे हमारे जितने भी कोलिजन्स होंगे वो कैसे होंगे? इलास्टिक कोलिजन्स होंगे।
और फिर तीसरी अजम्पशन, बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशंस हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि सॉलिड्स और लिक्विड्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स होता है। तो गैस के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और यहाँ पे हमने ये अजम्पशन लिया है कि देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग गैस पार्टिकल्स। इसका मतलब गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोई भी फोर्स नहीं है, देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लाइक इन केस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो यहाँ पे कोई भी फोर्स वर्क नहीं कर रहा है बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। तो आगे देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग ये चीज़ भी जानते ही हैं, यदि हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं और गैस के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो हमारे दिमाग में ये भी आ सकता है कि मॉलिक्यूल्स के साइज क्या होंगे। तो ये भी एक अजम्पशन है कि सारे मॉलिक्यूल्स के जो साइज हैं दे आर सेम। तो आप देख सकते हैं ऑल पार्टिकल्स ऑफ सेम गैस आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स, यानी कि जो भी साइज है, जो भी शेप है, एवरीथिंग इज सेम फॉर ए सेम गैस। यदि मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो जितने भी मॉलिक्यूल होंगे सब बिल्कुल एक जैसे होंगे। यदि मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो जितने भी मॉलिक्यूल होंगे सब बिल्कुल एक जैसे ही होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक मॉलिक्यूल का साइज अलग हो, दूसरे मॉलिक्यूल का साइज अलग हो। तो ये सब अजम्पशंस हम लोग ध्यान में रखेंगे जब हम इस पूरे प्रोसेस को या उस टॉपिक को पूरा एनालाइज करेंगे। इसके अलावा प्रेशर की जब हम बात करते हैं, हम लोगों को पता है कि गैस कंटेनर के अंदर प्रेशर लगाती है, तो प्रेशर हर डायरेक्शन में सेम है, चाहे हम ऊपर की वॉल पे देखें, चाहे हम नीचे की वॉल पे, चाहे लेफ्ट चाहे राइट, हम किसी भी डायरेक्शन में यदि प्रेशर को देखते हैं तो कंटेनर की वॉल के ऊपर प्रेशर हमेशा सेम रहेगा। दिस इज ऑल्सो ए अजम्पशन, ध्यान रखेंगे इसको। इसके अलावा जैसा कि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि गैस के पार्टिकल कॉन्टिन्यूसली मोशन में रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि गैस का पार्टिकल रेस्ट में हो। सारे के सारे पार्टिकल, हर एक पार्टिकल गैस का लगातार कंटिन्यूसली रैंडम मोशन में रहेगा। और जहां पता है कि जब भी कोई पार्टिकल मोशन में होता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, तो यही अजम्पशन यहाँ पे भी ली गई है। रैपिड और रैंडम मोशन में रहेंगे और काइनेटिक एनर्जी होगी गैस के मॉलिक्यूल्स के पास। इसके अलावा ये चीज हम बाद में देखेंगे, जैसा कि मैंने दिखा कि जो टेम्परेचर होता है गैस का वो उसकी काइनेटिक एनर्जी की, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है। इसके अलावा ये भी हम लेके चलेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो न्यूटन के नियम को ओबे करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि मॉलिक्यूल्स मोशन में हैं, टकरा रहे हैं, उसके बाद जो भी मोशन है या व्हाटएवर एनालिसिस वी डू, हम न्यूटन के नियम के हिसाब से ही करेंगे। जो भी एनालिसिस आप न्यूटन्स लॉ से लर्न करके आते हैं, बिल्कुल उसी पैटर्न में, उसी फैशन में यहाँ हम एनालाइज करने वाले हैं इस टॉपिक को। तो आप लोगों ने ब्रीफली, मैंने आपको सारे अजम्पशंस यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं, आपको मैंने वन बाय वन सारे अजम्पशंस बता दिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी एनालिसिस होगा इन्हीं अजम्पशंस के आधार पे होगा, ये हमें ध्यान रखने बहुत जरूरी है। अब हम आगे चलते हैं। तो ये देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो फर्स्ट इज करेक्ट, गैस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल, collision among the particles are also elastic, pressure is constant in all directions। तो all assumptions are correct। तो for this question आंसर जो हो जाएगा आपका वो डी हो जाएगा। इसके अलावा इस क्वेश्चन को भी हम शॉर्टली देखेंगे, हालांकि मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बताया है आपको कि जो टेम्परेचर होता है गैस का, जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा टेम्परेचर ऑफ द गैस डिपेंड्स ऑन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके स्टूडेंट्स, विदाउट एनी डिले अब हम देखने वाले हैं प्रेशर ऑफ ए गैस कंसिडरिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। वैसे तो आप लोगों को प्रेशर के बारे में मालूम भी है और आप लोगों ने इसको पढ़ा भी है पहले चैप्टर्स के अंदर, लेकिन यहाँ पे हम प्रेशर को कुछ अलग ही तरीके से समझने वाले हैं। और यहाँ पे हम समझने वाले हैं मॉलिक्यूलर नेचर से प्रेशर को,
कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेशर कैसे क्रिएट करते हैं, और एक माइक्रो लेवल का एनालिसिस यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो और हम लोगों ने जो अजम्पशंस ली हैं आप लोगों ने सबने देख ही ली हैं, तो उन सब अजम्पशंस को ध्यान में रखते हुए हम इस एनालिसिस को करेंगे और फाइनली आप देखेंगे कि हम प्रेशर को मॉलिक्यूलर बिहेवियर से रिलेट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्रेशर ऑफ ए गैस। तो इस चीज को समझने के लिए हमने एक कंटेनर लिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कंटेनर लिया है, इट्स ए क्यूब, आप लोग सब समझते ही हैं, इट्स ए क्यूबिकल कंटेनर, इसकी सारी साइड सेम है और इसके अंदर एक गैस है, इस कंटेनर के अंदर एक गैस भरी हुई है जो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ये मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में हैं, आपस में भी टकरा रहे हैं, गैस की वॉल से भी टकरा रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस आप देख सकते हैं इसके बिहेवियर को। जब हम बात करते हैं कितने मॉलिक्यूल्स हैं तो हम बोल रहे हैं कैपिटल N इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यदि हम मास की बात करें तो एक मॉलिक्यूल का जो मास है वो हम ले रहे हैं स्मॉल m। स्मॉल m इज द मास ऑफ ए मॉलिक्यूल और कैपिटल N जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं गैस के अंदर उसको हम बोल रहे हैं कैपिटल N। यदि हम टोटल मास की बात करें तो आप लोग समझ ही सकते हैं, एक मॉलिक्यूल का मास है स्मॉल m, n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो टोटल मास यहां पे हो जाएगा कैपिटल N इंटू स्मॉल m। और जब हम मोलर मास की बात करते हैं, मोलर मास और मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि किसी भी गैस के मॉलिक्यूल की जब हम बात करते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो या हाइड्रोजन हो, कोई भी गैस है, तो हम लोग जानते हैं कि उसके मॉलिक्यूल का एक वेट होता है। केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा है, जिसको हम मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं या मोलर मास बोलते हैं, उसको हम बोल रहे हैं MW। ये ध्यान रखेंगे, M और सबस्क्रिप्ट का W। यदि हम एरिया की बात करें तो जैसा कि मैंने बोला आपको कि ये एक क्यूब है, और यदि हम इस क्यूब के किसी भी एक फेस की बात करें, यदि हम कोई भी एक फेस इसका लेते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यदि हम कोई भी फेस लें इसका, सपोज यदि मैं यही फेस लेता हूं तो इस फेस की लेंथ भी L है और ये इसकी ब्रेड्थ भी L है। तो जब मैं इसके एरिया की बात करूंगा तो इसका एरिया जो हो जाएगा इसके फेस का वो हो जाएगा L²। तो किसी भी फेस का यदि आप एरिया देखें इस क्यूब के तो क्या होगा L²। और इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा, यदि हम वॉल्यूम की बात करें, यदि हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हो जाएगा L³। तो ये ध्यान रखेंगे, इट्स ए क्यूब ऑफ साइड L। तो इसका एक ही फेस का, किसी भी फेस का जो एरिया होगा वो L² होगा और इसका जो वॉल्यूम होगा वो L³ हो जाएगा। तो यहां पे अब हम आगे चलें थोड़ा सा, यदि तो आगे यदि हम देखें तो हमने क्या किया है, हमने गैस के एक मॉलिक्यूल को सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने एक ये मॉलिक्यूल है गैस का, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है। दिस इज द मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल को हमने सेलेक्ट कर लिया है और इस मॉलिक्यूल की जो स्पीड है, यानी कि जो टोटल स्पीड है वो c1 है। और यदि हम c1 के x, y और z डायरेक्शन के कंपोनेंट की बात करें तो वो हैं u1, v1 एंड w1। तो यानी कि जैसा कि हम मैकेनिक्स में देखते हैं, पहले भी हम लोगों ने देखा है कि वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट होते हैं, vx, vy, vz, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही हमने किया है। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल हमने सेलेक्ट किया है, उसकी वेलोसिटी c1 है और उसके जो कंपोनेंट है उनकी वेलोसिटी है u1, v1 एंड w1। तो यदि हम वेक्टर के हिसाब से चलते हैं
तो वेक्टर में हमने पढ़ा है कि v स्क्वायर बराबर होता है vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर, तो वही रूल हमने अप्लाई कर दिया है। तो मैग्नीट्यूड जो हो जाएगी c1 स्क्वायर जो बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर के। सिमिलरली यदि अनदर पार्टिकल की बात करें, कोई दूसरा पार्टिकल है C2, क्योंकि गैस के अंदर तो बहुत सारे पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स हैं, तो दूसरे वाले पार्टिकल्स के लिए सिमिलरली यदि कंडीशन देखें हम तो हो जाएगी C2 का स्क्वायर बराबर U2 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस W2 का स्क्वायर। और यदि हम देखें तो इस गैस के अंदर तो अभी हमने देखा कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो सभी के साथ ऐसा ही होगा। और यदि हम nth मॉलिक्यूल की बात करें तो nth मॉलिक्यूल के लिए जो स्पीड का स्क्वायर हो जाएगा वो उसके x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब हमने पढ़ा ही है, अभी पहले लिखा ही है कि इस मॉलिक्यूल का मास m है और यदि ये x डायरेक्शन में u1 वेलोसिटी से जा रहा है तो आप ध्यान से देखिए, जो m मास का मॉलिक्यूल है ये x डायरेक्शन में u1 स्पीड से जा रहा है, तो ये वॉल से जब टकराएगा तो इसका जो मोमेंटम होगा दैट विल बी mu1, यानी कि जब ये इस वॉल से टकराएगा, ध्यान दें, जब ये इस वॉल से टकराएगा तो कितने मोमेंटम से टकराएगा, mu1। और हमने अभी क्या सीखा है, अभी हमने सीखा है कि कोलिजन्स आर इलास्टिक, तो क्या होगा, जिस मोमेंटम से ये टकरा रहा है उतने ही मोमेंटम से रिबाउंड कर जाएगा, क्योंकि कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। तो पार्टिकल क्या करेगा, बाउंस बैक कर जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जैसा कि पहले आप लोगों ने देखा कि ये टकराया और फिर उसके बाद ये बाउंस बैक कर गया, तो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन हो जाएगा -mu, माइनस साइन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये बाउंस बैक कर गया है। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी और यहाँ पे यदि हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन को प्लस लिया है तो बैकवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव ही रहेगी, तो इसीलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव लिया है। और यदि हम चेंज इन मोमेंटम की बात करें तो चेंज इन मोमेंटम जैसा कि हमें पता होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, जो कि आ जाएगा -2mu1। तो ये हमने एक मॉलिक्यूल के लिए चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया है जब वो कंटेनर की एक वॉल से टकराएगा। अच्छा, अब हमें पता है कि यदि हमें फोर्स निकालना हो कि ये मोमेंटम जब टकराएगा तो ये इस वॉल के ऊपर, जैसा कि हम बोल रहे हैं कि ये यहाँ टकरा रहा है, इस वॉल के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, तो हमने पढ़ा है फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अब हमें निकालना होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और वो निकलेगा टाइम से डिवाइड करके कि ये मोमेंटम चेंज कितने टाइम में हो रहा है, हम उस टाइम से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अच्छा, अब यदि यहां पे आप थोड़ा सा सोचें कि यदि ये मॉलिक्यूल यहां पे टकराता है, फिर वापस जाता है, फिर इस वॉल से टकराता है और फिर टकराता है, तो यानी कि पहली बार टकराने के बाद जब ये दोबारा टकराएगा, यानी अभी ये टकराया, इसके बाद जब ये दोबारा टकराएगा तो इसको कितना टाइम लगेगा, हम देख सकते हैं L, तो ये डिस्टेंस हुआ 2L, यानी कि 2L डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जब ये दोबारा टकराएगा। यानी कि फर्स्ट कोलिजन तो अभी हो रहा है, उसके बाद फिर ये L डिस्टेंस, फिर L डिस्टेंस, यानी 2L डिस्टेंस ट्रेवल करेगा टकराने से दोबारा पहले। और कितनी स्पीड से करेगा, u1 से, क्योंकि x डायरेक्शन में इसकी स्पीड u1 है और स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से हम टाइम निकाल सकते हैं 2L अपॉन u1 और इसको हम यहां रख सकते हैं, तो उससे हमारा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है आप देख सकते हैं वो निकल के आ चुका है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर ए सिंगल मॉलिक्यूल -2mu1 स्क्वायर अपॉन 2L। तो यहां पे हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन कर दिया है। अच्छा, अब जैसा कि हम लोग जानते हैं जितना फोर्स मॉलिक्यूल वॉल के ऊपर लगाएगा, वॉल भी उतना ही फोर्स मॉलिक्यूल के ऊपर लगाएगा, क्योंकि मोमेंटम तो हमेशा दोनों तरफ से हिट होता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन होगा।
तो इसका मतलब ये है कि यदि वॉल का मोमेंटम इतना चेंज हो रहा है तो यानी कि इसका मतलब जो फोर्स अप्लाई करेगा फर्स्ट मॉलिक्यूल वो अप्लाई करेगा mu1² डिवाइड बाई L। और सिमिलरली हम सेकंड की बात कर लें, nth की बात कर लें, इसी तरह से ही सारे मॉलिक्यूल्स इतना फोर्स अप्लाई करेंगे और ये सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। तो यदि हम टोटल फोर्स निकालेंगे तो इन सब का सम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं टोटल फोर्स जब हम निकालेंगे तो इट विल बी द सम ऑफ ऑल दीज फोर्सेस। तो आप देख सकते हैं टोटल फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, सम ऑफ ऑल दीज फोर्सेस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने m/l को कॉमन ले लिया है और एक हमने ब्रैकेट में u1² प्लस u2² प्लस एंड सो ऑन un² एक टर्म हमने इकट्ठा कर लिया है। और आपको पता है कि ऐसा कि ये x डायरेक्शन में हमने लिया है, ये जो पूरा का पूरा हमने एनालिसिस किया है दिस इज फॉर x डायरेक्शन। सिमिलरली यदि हमें प्रेशर निकालना हो तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो हमने इसको फोर्स को x डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको एरिया से डिवाइड कर दिया है तो हमें प्रेशर मिल गया है x डायरेक्शन में। तो यहाँ आप देख सकते हो प्रेशर इन x डायरेक्शन m/l अपॉन x² L²। और बाकी आप देख ही सकते हैं वो सब टर्म सेम ही चल रही हैं। तो ये आ गया है हमारा प्रेशर अलोंग x एक्सिस, सिमिलरली प्रेशर अलोंग y एक्सिस एंड सिमिलरली प्रेशर अलोंग z एक्सिस। और हमारा हर डायरेक्शन में सेम इसलिए आ रहा है क्योंकि हम ये काइनेटिक थ्योरी में अजम्पशन लेके चलते हैं कि जो बिहेवियर मॉलिक्यूल का x एक्सिस में है वही बिहेवियर उसका y एक्सिस में भी है और वही बिहेवियर उसका z एक्सिस में भी होगा। तो ऐसा अजम्पशन के आधार पे हमने लिया है कि x डायरेक्शन में जो प्रेशर है, y डायरेक्शन में जो प्रेशर है और z डायरेक्शन में जो प्रेशर है उसकी वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आएगी। और यदि हम टोटल प्रेशर की बात करें तो टोटल प्रेशर हमारा हो जाएगा px प्लस py प्लस pz या किसी का भी 1/3। तो यदि हम उसको करते हैं तो हमारा टोटल प्रेशर ये निकल के आ जाता है। चाहे हम इनको वेक्टर सम कर देते हैं, हम वेक्टर सम करते हैं तो अभी हमने u1² प्लस v1² प्लस w1² को हमने c1 लिखा था, आप लोगों को याद ही होगा, और उसको हमने c2 लिखा था एंड फाइनली इट विल बी cn²। तो यहाँ पे आप देखिए 1/3 m/l² c1² प्लस c2² प्लस एंड सो ऑन cn²। तो यहाँ पे हम एक नई टर्म डिफाइन कर रहे हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो आप देख सकते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज। तो हम क्या कर रहे हैं, इनका स्क्वायर कर रहे हैं, एवरेज ले रहे हैं और फिर उसका रूट ले रहे हैं और इसको हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड, RMS स्पीड, तो CRMS। तो यदि हम इसको यहाँ पे रिप्लेस कर सकें तो यदि आप देखें तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस टर्म को CRMS² इंटू n। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ जाता है 1/3 m/l³ n CRMS का स्क्वायर और m इसको हम पहले ही बोल चुके हैं दिस टर्म इज टोटल मास एंड दिस इज टोटल वॉल्यूम, ये हम पहले ही कर चुके हैं। और मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी। तो फाइनली यू कैन सी द रिलेशन, दिस इज द रिलेशन P इक्वल्स टू 1/3 रो CRMS वेलोसिटी का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं हमने मॉलिक्यूलर बिहेवियर से प्रेशर को निकाल लिया है कंप्लीटली यहाँ पे, और इस डेरिवेशन के अंदर हमें यही करना होता है। सिमिलरली हम इसको आगे टेम्परेचर के लिए भी बढ़ा सकते हैं और यहीं से ही हम अलग से पूरा और भी गैस के बिहेवियर और गैस के लॉज यानी एवरीथिंग हम यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलता है। तो आई होप कि ये आपके समझ में आ गया होगा, अच्छे से आप लोगों ने कर लिया होगा। इसको करने के बाद आपका एक क्वेश्चन 100% बन जाएगा, चाहे आप बोर्ड एग्जाम की बात करें, चाहे आप स्कूल एग्जाम की बात करें, चाहे आप JEE नीट, हर जगह इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। और आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। इस तरह के टॉपिक्स हम आपके लिए बनाते रहेंगे और
रेगुलर मोड में हम आपके लिए सेंड करते रहेंगे। सो अब मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।